सभी का स्वागत, सभी का प्रणाम मालिक। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यूस रिवीजन में चल रहा है सीए इंटर मई 24 के लिए। ये पूरी सीरीज में हम ऑलरेडी लास्ट डे ऐसे 315 अलॉन्ग विथ सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा पार्ट था वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके था। वो पूरा पार्ट हमने कवर किया है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं सर? आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की प्रोसेस को कंट्रोल करने के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो 5 कंपोनेंट होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज समअप करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड मैनर में हम 320 देख चुके हैं, 315 देख चुके हैं, ऑडिट रिस्क और उसके कंपोनेंट्स देख चुके हैं। बहुत सारा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों को लगता है चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा है, प्लीज़ ये रिवीजन लेक्चर ज़रूर देखना। आप लगभग 80% टॉपिक कवर कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ दीज 2-3 लेक्चर्स। ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। लास्ट लेक्चर तो शायद 1 घंटा 10 मिनट का था, उसके पहले शायद 2 घंटे का। ओवरऑल 5 घंटे में पूरा चैप्टर 3 हो रहा है। ऑडियो पॉडकास्ट भी इसके आपके पास अवेलेबल है। चलिए मालिक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे एक और पार्ट से, जिसे हम बोलते हैं कि हम आरएपी तो लगा लेंगे, इसके बाद आता है एफएपी और एफएपी में आता है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन को क्या समझा सकते हैं, जो नॉर्मली चैप्टर 3 के पार्ट में भी पूछी जा सकती वो है व्हाई इट इज़ नीडेड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना क्यों है सर? एफएपी के 2 पार्ट है मेरे पास, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो मैं कंट्रोल सिस्टम में 3 बातें देखता हूँ, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस और उसकी कंटिन्यूटी। नए 3 वर्ड हो रहे, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, और नए वर्ड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। सिर्फ यही वर्ड आता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि सिस्टम एक्चुअली इन ऑपरेशन है या नहीं। तो व्हाई इट इज नीडेड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता क्यों है ऑडिटर? कंट्रोल सिस्टम में भी याद करो, ऐसे 530 में हमने पढ़ा था, हम सैंपल लेते हैं कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, सैंपल लिया जाता है और उसमें भी सैम्पलिंग रिस्क होती है कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करने में। कि आपने बोल दिया सिस्टम बढ़िया है जबकि सिस्टम बढ़िया नहीं है ना। आपने बोल दिया सिस्टम बढ़िया नहीं जबकि सिस्टम बढ़िया है। याद आ रहा? ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस, ये सब पढ़ा था आपने। तो कंट्रोल्स टेस्ट करने के लिए आप सैंपल का यूज़ तो करते ही हो। तो मैंने इसका रिलेशन ऐसे 530 से भी बता दिया, आपको ऐसे 530 रिकॉल हो गया होगा। Why it is needed? The auditor needs to examine whether and how the control system will be actually in operation. क्या ये actually operation है? For this purpose you have to perform the procedure जिसका नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली इन ऑपरेशन है कि नहीं ये देखना है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करना है, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूटी, पुराने 3 वर्ड बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मीनिंग कैसे लोगे? द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ, ये आ गया वर्ड आपका पसंदीदा, इफेक्टिवनेस ऑफ। क्या देखना चाहते हो कि मेरा सिस्टम पीडीसी कर पाएगा एमएमएस को कि नहीं कर पाएगा? तो पहले हमने इस सिस्टम की क्या ली थी, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हमने कहाँ समझा था, आरएपी में। आरएपी में समझा था, चेक नहीं किया था। अब चेक करो कि जैसा सिस्टम हमको समझाया गया है, क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव है, क्या वो एक्चुअली इन ऑपरेशन है, क्या वो एक्चुअली एमएमएस पीडीसी कर पाएगा, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर पाएगा। सिस्टम इज सूटेबली डिजाइन। तो ये देखो आपका पसंदीदा एक और वर्ड आ गया, जो हम बोलते हैं ना 3 वर्ड, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड और मेंटेन, में से डिजाइन वर्ड भी आ गया। इम्प्लीमेंटेड मतलब और मेंटेन मतलब क्या? इम्प्लीमेंटेड जो कि शो करता है इफेक्टिवनेस को, मेंटेन मतलब कंटिन्यूटी या ऑपरेशन को। तो हमारे जो 3 वर्ड थे शुरुआत के, मैंने आपको बोला था ना सिस्टम के लिए 3 ही वर्ड लगते हैं हमेशा, सिस्टम का एग्जिस्टेंस, सिस्टम की इफेक्टिवनेस और सिस्टम की, ये इफेक्टिवनेस जो सिस्टम की, ये लगातार होनी चाहिए कि एक बार? सर लगातार होनी चाहिए। इसके नए 3 वर्ड आईसीआई ने दे दिए थे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। तो आप देखोगे तो ये तीनों वर्ड यहाँ मिल जाएंगे। देखो ये डिजाइन आ गया जो कि एग्जिस्टेंस को शो करता है कि सिस्टम डिजाइंड है, एग्जिस्ट करता है क्या। ऑपरेशंस जो कि उसकी कंटिन्यूटी को भी शो कर सकता है, ये ऑपरेटिंग है कि नहीं है, थ्रू आउट वर्ड कंटिन्यूटी को शो करता है। और बीच का वर्ड है उसकी इफेक्टिवनेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन। ये तीनों वर्ड आ गए, डिजाइन मतलब एग्जिस्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन मतलब इफेक्टिवनेस, और कंटिन्यूटी के लिए वर्ड क्या है, इन ऑपरेशन, जिसको मेंटेनेंस भी बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम मींस थ्रू आउट द पीरियड वो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहा, नहीं रहा। तो 3 वर्ड चाहिए थे, तीनों आ गए, डिजाइन भी आ गया, ऑपरेशन भी आ गया। बोलो तो डेफिनेशन याद कर लो, जो एग्जैक्ट है ये तो मैंने समझा दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। 2 ही सिस्टम है मेरे पास। और दूसरा ऑपरेशन ऑफ दिस सिस्टम थ्रू आउट द पीरियड। याद कीजिए हम आरएपी में भी कुछ मैथड्स को यूज करते थे, याद आ रहा है क्या? मैथड्स में था इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी आरएपी में। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय कौन कौन सी मैथड को आपको यूज करना। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट तो इंस्पेक्ट करने ही पड़ेंगे।
तो इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शंस फॉर एविडेंसिंग कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है, ऑपरेटेड प्रॉपरली। तो जो सेल्स का सिस्टम है मैं कैसे समझूंगा प्रॉपर है, जब सेल्स के डॉक्यूमेंट भी मुझे प्रॉपर मिले। तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, खासकर वो जिसमें कोई ऑडिट ट्रेल मिस हो जाती है, ऑडिट ट्रेल रहती नहीं है। कभी कभी याद करो हमने बोला था हम खुद सिस्टम को रीपरफॉर्म करके देखेंगे। जो सिस्टम सेल्स का है, परचेज का है, इन्वेंट्री का है, मैं उसको रीपरफॉर्म करके देखूंगा। और ये पूरी रीपरफॉर्म की डेफिनेशन है, आपको याद होगा ऐसे 500 में पढ़ा था, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, है ना। और आखिरी में इन्हीं की टेस्टिंग, खासकर आईटी बेस्ड, क्योंकि अब आजकल आईटी बेस्ड हो गए सारे सिस्टम, ऑटोमेटेड हो गए सारे सिस्टम। तो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन सम स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस और सम इंफॉर्मेशन विच इज फंक्शनिंग ओवर द टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी फंक्शन, ये आपको चेक करना। तो पॉइंट कुछ नया नहीं, इंस्पेक्शन वहाँ भी था, इंक्वायरी वहाँ भी था, ऑब्जर्वेशन वहाँ भी था, वहाँ पे एनालिटिकल था, उसकी जगह यहाँ पर रीपरफॉर्मेंस, ध्यान रखना। और आईटी बेस्ड होने की वजह से हम बोल रहे हैं हम टेस्टिंग मेथड भी लगाएंगे, तो बेसिकली रीपरफॉर्मेंस की पार्ट है वो। तो ये हो गए आपके इंक्लूजन्स। अब आता है सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद क्या इंटरनल कंट्रोल में कुछ डेविएशंस आ सकते हैं जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे? तो यस, जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे आरएपी को, असेस्ड रिस्क को, ये असेस्ड रिस्क है तुम्हारी ओरिजिनल, इसको रिस्पॉन्ड करना है मतलब एफएपी लगाना। एफएपी का पहला पार्ट क्या है? कंट्रोल सिस्टम चेक करना कि इफेक्टिव है कि नहीं। तो वाइल रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क एंड ऑब्टेनिंग द एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, ऑडिटर क्या देखता है? ये सिस्टम कैसे अप्लाई होते हैं, हाउ दे वर अप्लाइड। फिर से आ गया वही कंसिस्टेंसी, मतलब ऑपरेशन कंटिन्यू होता है थ्रू आउट, और बाय हुम दे आर अप्लाइड। बाय हुम मतलब एम्प्लॉय कौन रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या ऑटोमेटेड है क्या, तो हाउ, है ना, कैसे अप्लाई होगा, कौन करेगा। तो हिंदी में मैंने आपको ऐसा लिखवाया था, कैसे सिस्टम चल रहा है, कौन चला रहा है और कब चला रहा है। तो कब चला रहा है सर? कंसिस्टेंटली चला रहा है ना। तो हाउ द सिस्टम्स आर अप्लाइड, विथ कंसिस्टेंसी आर दे अप्लाइड एंड बाय हुम दे वर अप्लाइड। ऐसा कुछ हम 3 पॉइंट तो मन से भी लिख सकते हैं। अब सिस्टम में जब हम ये 3 बातें चेक करने जाते हैं कि हाउ, हुम एंड कंसिस्टेंसी, तो कई बार हमको दिखता है कि कुछ डेविएशंस आ गए हैं, हमारा जो प्रिस्क्राइब कंट्रोल है वो फॉलो नहीं हुआ, या तो वो एग्जिस्ट करता है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, या फिर वो कंटिन्यूटी से नहीं है, या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, जिसको करना चाहिए था उसने किया ही नहीं। तो डेविएशंस क्यों आते हैं? 3 रीजन बोलो, या अलग से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि डेविएशंस क्यों आते। रीजंस, पहला चेंजेस इन द की पर्सन, बहुत इजी, बहुत इजी, चेंजेस इन की पर्सन। दूसरा ह्यूमन एरर, अगेन इजी, व्यक्ति बदल गया या व्यक्ति ने गलती कर दी। और सीजनल फ्लक्चुएशंस ऑफ वॉल्यूम, जब सिग्निफिकेंटली आपकी कंपनी में आपका मेन सीजन चल रहा होता है, जब वॉल्यूम बहुत हाई होता है, उस समय ज्यादा डेविएशंस आते हैं। तो 3 रीजन बोलो, मन से आंखें बंद करो। चेंजेस इन की पर्सन, व्यक्ति बदल गया, गलती हो गई व्यक्ति से, ह्यूमन एरर, और बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशंस इज ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। अगर डेविएशंस डिटेक्ट होते तो ऑडिटर क्या करेगा? तो हम बोलेंगे इफ द डेविएशंस आर डिटेक्टेड ऑडिटर शुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, की ये सिर्फ पर्टिकुलरली ये एम्प्लॉय बदला था ना जून में, इसीलिए डेविएशन है क्या? हाँ सर, वो बस जून के 15 दिन ही डेविएशन है, क्योंकि एम्प्लॉय चेंज हुए थे, एक्स छोड़ के गया था, वाई आया था। नए एम्प्लॉय को सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 15 से 30 जून के बीच का जो समय है ना, उसमें डेविएशन ज्यादा मिलेंगे आपको। तो याद करो सैम्पलिंग में हम इसको एनॉमली बोलते थे, कि जब सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करे तो ये 15 दिन के लिए स्पेसिफिक इंक्वायरी कर लेना। फिर ये भी देखना कि ये जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन और ऑपरेट हो रहा है, जो आपने सोचा था कब प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क में जो सोचा था ना, वैसा ही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, ये बात आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। ओरिजिनल असेसमेंट जो आपने किया था कंट्रोल रिस्क के समय, रोमम बोलते हैं ना हम, रोमम, रोमम के 2 एलिमेंट है, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क। तो इनिशियल असेसमेंट कंट्रोल रिस्क का भी तो किया होगा, जिसको वो प्रिलिमिनरी बोल रहा है। इसको इवैल्यूएट करो कि जैसा प्रिलिमिनरी असेसमेंट था वैसा ही है या नहीं, सिस्टम वैसे ही होना चाहिए। और कभी कभी इस वजह से अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप क्या करोगे? रोमम को भी रिवाइज करोगे और अपने प्रोसीजर्स को भी मॉडिफाई कर दोगे। तो 3 स्टेप है सर, डेविएशन आ जाए तो मेक द स्पेसिफिक इंक्वायरीज, कंट्रोल रिस्क का जो आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था उसको इवैल्यूएट करो कि सिस्टम जैसा समझा था, जो रिस्क हमने समझी थी कम या ज़्यादा, वो अब है कि नहीं, इवैल्यूएट करो। और कभी कभी इसकी ज़रूरत हो तो रिवाइज करो फिर रोमम के लेवल को भी, रिस्क बढ़ती हुई लग रही, रोमम लेवल रिवाइज एंड मॉडिफाई योर प्रोसीजर्स आल्सो। ये डेविएशंस के रीजंस अलग से 2 नंबर में आ सकते हैं, पढ़ के जाना। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकती है, इसकी मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की मेथड्स क्या क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ के खत्म होते हैं। चलो अब
एक क्वेश्चन जो आता है हमारे पास कि सब फैक्टर्स विच विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, तो देखो सुनो, अगर आपको ज्यादा परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करने हैं किसके लिए, फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, तो यू हैव टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। सर ये तो वही बात हो गई जो हमने सैम्पलिंग में पढ़ी थी कि साइज कब बढ़ाना पड़ जाता है हमको सैंपल का, बढ़ा था ना। अगर आप एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग बढ़ा रहे हो तो क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको ज़्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए कि सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, तो यू शुड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। सैंपल साइज बढ़ा दो तो टेस्टिंग बढ़ जाएगी, सैंपल साइज बढ़ा दो तो एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा चेकिंग का, आपकी टेस्टिंग मतलब चेकिंग। एज वेल एज अगर आप सोचते हो कि आई हैव टू प्लेस मोर रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स, तो फिर आपको टेस्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए। सिंपल सी बात आपने सैम्पलिंग में भी पढ़ ली थी वैसे। फिर भी कुछ और मैटर्स, कुछ और फैक्टर्स which you will determine, which you will consider in determining how much to test, what is the extent of testing, will include, एक short form बनाया FLAIR, FLERE, F से frequency of the performance of the control by entity during the period। अगर frequency ज़्यादा है तो आप चेकिंग कम भी कर सकते हो, frequency कभी कभार है तो चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ ऑफ द टाइम ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आपने लास्ट ईयर ऑडिट किया था, उस सिस्टम पे आपने रिलाई भी किया था, उसके बाद आपने चेक नहीं किया, कितना समय हो गया सर, 2 साल हो गए मैंने इन्वेंट्री के सिस्टम को चेक नहीं किया, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ ऑडिटर कितनी है, टाइम कितना है जितना आप रिलाई कर सकते हो। आपको लग रहा है 2 साल ज़्यादा हो जाते हैं, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, तो चेक करो। फिर आपको लग रहा है समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने जब ड्यूरिंग द ऑडिट एक बार कभी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखी थी सिस्टम की, उसको 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, तो इफ़ लेंथ ऑफ टाइम दैट यू आर रिलाइंग ऑन द इफेक्टिवनेस, उस पर डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा चेक करोगे या कम। आप बोलते हो नहीं नहीं सिस्टम बहुत बढ़िया, मैं तो 5 साल भी रिलाई कर सकता हूँ, मत चेक करो। फिर कितना डेविएशन एक्सपेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। फिर ऑडिट एविडेंस की रेलिवेंस और रिलायबिलिटी, मतलब वही सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस की सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं, इसके एविडेंस ज़्यादा मिल रहे हैं, कम सैंपल साइज में मिल रहे हैं, बढ़िया है, मत बढ़ाओ आप चेकिंग, कम कर दो। और नहीं मिल रहा है एविडेंस तो चेकिंग बढ़ाओ। और आखिरी, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अदर कंट्रोल्स भी जो आप लगा रहे हो, एक ही असर्शन के ऊपर अगर आपको एक से ज्यादा एविडेंस मिलते हैं तो आपकी चेकिंग कम हो जाती है। एक ही असर्शन के ऊपर एक से ज्यादा एविडेंस अलग अलग कंट्रोल सिस्टम को चेक करने पे मिलते हैं तो मेरी चेकिंग का परसेंटेज कम हो जाता है, एक्सटेंट रिड्यूस होता है। तो फ्लेयर बोलते जाओ, फ्लेयर का फुल फॉर्म क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय एंटिटी ड्यूरिंग द ऑडिट। ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा, यस मालिक याद करना पड़ेगा, ये मन से नहीं लिख पाओगे आप, बाकी मैंने नहीं बोला कि मन से नहीं लिख पाओगे, है ना। There, frequency of the performance in determining the extent of controls, frequency of the performance of control by entity during the period, frequency of the performance of control by entity during the period, length of time जो auditor rely कर रहा है on operating effectiveness, कितना समय बीत चुका है, expected rate क्या है डेविएशन का, रिलायंस रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की क्या है जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर आई है, रिलायबिलिटी कम है चेकिंग बढ़ा दो, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर कंट्रोल्स ऑल्सो, अदर प्रोसीजर्स लगा के, अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के, एक ही असर्शन के ऊपर, असर्शन ले लो लाइक वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पे जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल दूसरे तरीके से भी लगा रहे हो, उससे क्या एविडेंसेस आ रहे हैं, सर आ रहे हैं बेटर एविडेंसेस हैं तो चेकिंग कम कर दो, एविडेंस नहीं आ रहे हैं चेकिंग बढ़ा दो। ये फ्लेयर का शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना, कभी कभार इस क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे मालिक मैंने ये सब करा दिए। कभी वो पूछ ले कि यार एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल सिस्टम फ्रॉड की रिस्क को रिड्यूस तो करता है लेकिन इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट डेटोरेंट, गारंटी नहीं है सर। कंट्रोल सिस्टम रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ये बात आप पहले ही लिमिटेशंस में पढ़ चुके थे। हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर तो है जब हम रोमम को असेस करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये एक एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड नहीं, अभी भी फ्रॉड तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिफिशियंसीज आती हैं जो कि हमारी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करती है, अंडरमाइन करती है। आंसर कहानी जैसा है, कुछ खास नहीं है। ऐसे 330 भी बोलता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका एनटी ऑफ एफएपी भी इन्फ्लुएंस करता है। तो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट अपने आप में पीडीसी कर देगा एमएमएस की, ये कोई गारंटी नहीं है। ये आंसर सिंपल है, बना देना अपने मन से ही। अगले कुछ इजी क्वेश्चन जैसे इंटरनल ऑडिट जो आप सेक्शन 138 पढ़ते हो अलॉन्ग विथ रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, एक 13 का एक्ट सेक्शन है, रूल कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 है। रूल का ध्यान रखना है, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स नहीं है, ये कंपनीज अकाउंट्स रूल्स है। लोग इसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स लिखे आते हैं, लिखते क्यों लिख देते हैं सर, अरे कंफ्यूजन, प्रेशर, एग्जाम प्रेशर। इंटरनल ऑडिट का सेक्शन बोलो 138 बोलता है इट मे बी एज पर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज विच आर प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड के लिए आप जानते थे क्या आएगा इसका रूल,
रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014, इन कंपनीज में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना ही है, मस्ट अपॉइंट। आपने वैसे कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से याद किया होगा, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ बस। एवरी लिस्टेड कंपनी, करवा नहीं है इनको तो, एवरी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी PUSC पेड अप शेयर कैपिटल 50 से ज़्यादा हो जाए, 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, कब? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर किससे ज़्यादा हो जाए? 200 करोड़ से, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स किससे ज़्यादा हो जाए? आपकी 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़, डाटा क्या है? 50, 50 का 4 गुना, 4 टाइम्स 200, 200 का आधा 100, 100 का फिर 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 25। डायरेक्ट याद कर लो, काहे इतने फार्मूले बना रहे हो? 50, 200, 100, 25, सब में ही कॉमन क्या लिखना है? प्रीसीडिंग। लेकिन अंतर करना, इन नीचे के पॉइंट में एनी पॉइंट लिखना है, इसमें सिर्फ प्रीसीडिंग लिखना है, इसमें लिखना है एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 50, 200, 50 है PUSC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, 200 है टर्नओवर। आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम रैंक्स PFIs 100 करोड़, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अनलिस्टेड के केस में, ये 4 क्राइटेरिया आपके पास है। फिर इस केस में आपको ऑडिट कराना ही चाहिए। प्राइवेट में सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया लगेंगे, एक लगेगा टर्नओवर वाला, ये वाला, और एक लगेगा आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स वाला। ये 2 क्राइटेरिया नीचे दिए हुए हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो आपको ऑडिट करा लेना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? बोलिए मालिक। तो ये तो आपने कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, सेक्शन 138 अलॉन्ग विद रूल 13। बोलो, है ना? क्या बोलता है देखो, इंटरनल ऑडिटर आइदर कैन बी अ CA वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। ध्यान से देखना, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है। CA वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, या एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई और प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है। ये मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, बाहर से किसी फर्म को बुला लो आप। तो CA CWA, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, वेदर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, इतना से ही कभी 2 नंबर में आ जाए तो। एक और शॉर्ट नोट, जैसे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं, ICI ने स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट दिया है। किसने दिया है? कमिटी ऑन इंटरनल ऑडिट, जिसका काम ही था स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट बनाना। किस पे? इंटरनल ऑडिट पे, जिसका अब नया नाम क्या है? IASB, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड ने अभी तक 13 न्यू स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। कभी ये MCQ में आ जाए इसलिए भी मैंने ये नोट दिया है, जिसको हम सिया बोलेंगे। सिया मतलब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, ये सिया SIA है ना, ये वाला सिया नहीं, ये तो कमिटी थी। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट जो अब कौन इशू कर रहा है? बोर्ड। ये कैसे हैं? ये भी MCQ में आ सकता है, ध्यान रखना। ये मैंडेटरी नहीं है, जबकि एसेज मैंडेटरी हैं ऑडिट करने के दौरान। 13 ऐसे। अब ध्यान रखना कि ये जो 13 जो अपने पास सियाज दिए हुए हैं, उसके नंबर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको याद करने को दिए। याद करो मेरे साथ, इन दो का कॉम्बो लो, नेचर ऑफ एश्योरेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। फिर इन दो का कॉम्बिनेशन लो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की मैनेजिंग और उसका ऑब्जेक्टिव। फिर इन दो का लो, एक में है इंटरनल ऑडिट का एविडेंस, एक में इंटरनल ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, और एक में है कम्युनिकेशन। 360 रिपीट करो, 110 120 नेचर एंड इंटरनल कंट्रोल्स, 210 230 मैनेजिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 320 330 और 360 कम्युनिकेशन। तो एटलीस्ट एक आपका आंसर में एग्जाम्पल भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दोस्तों IFC और ICFR। फुल फॉर्म पढ़ लें एक बार, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFC की डेफिनेशन सेक्शन 134(5)(e) में कंपनीज एक्ट में दी हुई है। इसका मतलब ये कंपनी को पॉलिसीज और प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो इट डिफाइंस IFC एज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। क्यों? ताकि ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाए। नाम बोलते जाओ भैया, हमने इसके शॉर्ट फॉर्म भी बनाए थे, जैसे PDF प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, SOA सेफगार्डिंग ऑफ इट्स असेट्स, कंपनी की पॉलिसीज का एडहेरेंस, तो हमने बोला था CPA कंपनी की पॉलिसी का एडहेरेंस, एक हमने बोला था OEB ऑर्डरली एंड इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एक बोला था ACR एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, और एक था टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमने टाइमली वर्ड पे अंडरलाइन किया था, रिलायबल वर्ड पे अंडरलाइन किया था। बोलो भाई, तो ये 134(5) कभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन आ जाए, क्योंकि ये कंपनी एक्ट का पार्ट है। ICFR इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया, किसका? ये इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब आप बोलते हो कि आपके पास रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर भी कंट्रोल्स चाहिए। तो इसके लिए बकायदा ICI ने गाइडेंस नोट इशू कर रखा है। ICI का गाइडेंस नोट का जो टाइटल है वो पूरा का पूरा नाम याद कर लो, तो यही आपका आंसर बन जाएगा।
गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ, काय का ऑडिट हो रहा है, ICFR, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वापस से देखना, ये था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसका एक एलिमेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग आखिरी के पॉइंट है ना। अब इसी के ऊपर ऑडिट कर रहे हो, स्पेसिफिक इस पॉइंट के ऊपर है ना, तो क्या कर रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस, ऑडिट है तो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड व्हाट, रीजनेबल एश्योरेंस, किसके बारे में, रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ FS, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस लिए बना रहे हो सर, अपने लिए तो बना नहीं रहे, बना तो बाहर वाले यूजर्स के लिए रहे, एक्सटर्नल पर्पजेस, इन अकॉर्डेंस विद गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो दिस इज ऑडिट की डेफिनेशन क्या बोली वापस, ऑडिट ऑफ दिस 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 दिस, तो क्या बोलेंगे सर, ICFR में हम एक प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमको रीजनेबल एश्योरेंस मिले दो बातों को लेके। स्पेसिफिक फोकस ही काय पर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, और ये रिलायबिलिटी कब आती है, जब प्रिपरेशन भी रिलायबल हो। तो रिलायबिलिटी दो चीज़ों की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हो ये करते किस लिए हो, फॉर एक्सटर्नल पर्पस, कैसे करते हो, इन अकॉर्डेंस विद गैप। प्रिपरेशन कैसे होती है, इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रिपरेशन होती है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है जिसमें फ्रॉड, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स भी कवर्ड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस ऑडिट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है वो है, मालिक इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ICFR एंड IFC। तो बहुत सिंपल, पहले तो हम ये डेफिनेशन लिख देंगे, इसके डिफरेंस में पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखना है, डिफरेंस में कुछ है नहीं, ये बताना है कि इसका स्कोप एनलार्ज्ड है। और ICFR में हम इतना सा लिख रहे हैं, ये तब यूज करते हैं हम व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये जब आप ओपिनियन देते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव दैट ओपिनियन, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो फिर हम ICFR का यूज करते हैं। और ये तो रेगुलर आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जिसमें आप रोज रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहते हो। ये डिफरेंस है। एक और लाइन लिखना, ये जो ओपिनियन आप दे रहे हो ICFR पे, इट इज इन एडिशन टू ओपिनियन विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब AS 700 के अलावा आप ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्टिंक्ट ओपिनियन दे रहे हो। AS 700 में जो देते हैं वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये एडिशनल ओपिनियन है, डिस्टिंक्ट ओपिनियन है। ये डिफरेंस 2 मार्क्स में मालिक आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट मार देना। डेफिनेशन के बाद और क्या याद करेंगे सर, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रिपोर्टिंग ऑन ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है सर ऑडिटर की, वो होती है सेक्शन 143(3)I। आप याद करो कंपनीज एक्ट में ऑडिटर को कुछ बातें अपनी रिपोर्ट में स्टेट करनी है, उसमें क्लॉजेज है A, B, C, D, E, F, उसी में एक क्लॉज है I जिसमें ऑडिटर को स्टेट करना है वेदर, वेदर वेदर वेदर, स्टेट मतलब लिखना ही है कंपनी की रिपोर्ट में, तो वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स with reference to financial statement, these controls are in place, these controls are operating, these control are effective। याद आ गया, सिस्टम की 3 बातें होती है दोस्तों हमेशा, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ भी जो ये जो बात कर रहे हैं, वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स की 3 ही खास बातें, पहले तो वो हो, फिर वो लगातार हो, ऑपरेट करे, फिर वो इफेक्टिव हो। तो हो गए ना तीनों वर्ड, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी के लिए ING लगाते। मैंने ग्रामेटिकली समझाया था आपको कि ऑपरेटिंग वर्ड लिखने का मतलब ही क्या है कि वो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो हमको सेक्शन 143(3)I में ये रिपोर्ट करना पड़ता है। और ये क्यों रिपोर्ट करना, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोल रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये तो इसलिए करना पड़ा कि मुझे किसने बोल दिया भाई। तो इस पे MCQ पूछा जा सकता है आपसे। इसीलिए देखो एक लाइन यहाँ ऑलरेडी तुमने पढ़ ली थी, ये जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हो इट इज इन एडिशन टू रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, AS 700 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो ये एक MCQ क्या बनता है, ध्यान से पढ़ना, नोट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दिस कंट्रोल्स इज अ रिक्वायरमेंट विच इज स्पेसिफाइड इन द एक्ट and therefore will apply only in case of reporting of financial statement prepared under the act। act मतलब कंपनीज एक्ट। तो मैं बेसिकली सिर्फ कंपनीज एक्ट में प्रिपेयर होने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही ये रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स दूंगा, मतलब पार्टनरशिप पे नहीं दूंगा, नो, सोल प्रोप्राइटर नो, चैरिटेबल ट्रस्ट नो, कोऑपरेटिव नो, सिर्फ इस एक्ट में आने वाली कंपनीज के ऊपर। सिंपल लॉजिक ये है।
तो अब इसका मतलब क्या? एक और एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, क्या ये रिपोर्टिंग कभी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगेगी? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सर 143(3)(i की रिपोर्टिंग एक ऑडिटर तब करता है जब वो स्टेचुरी ऑडिटर हो, और जब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को यूजर के लिए प्रेजेंट करना चाहता है, ना कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई भी नहीं होता। तो भैया ये भी एक एमसीक्यू का पार्ट है। जैसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर इस पर रिपोर्ट थोड़ी नहीं करेगा अनलेस स्पेसिफाइड बाय लॉ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है अभी हमने पढ़ा, हमको इफेक्टिवनेस देखनी है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे भी यही था, प्रोसेस डिजाइन टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये का यही वर्ड हमारे लिए रूल 858 में भी बोला गया है, जिसमें बोला गया ऑल कंपनीज की बोर्ड रिपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनीज विल आल्सो स्टेट दैट, क्या डिटेल करोगी, वेदर दिस सिस्टम इज एडिक्वेट और नॉट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी लायबिलिटी बना दी क्या? बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको लिखना है, ये ऑडिटर को भी लिखना है, बोर्ड को भी लिखना है। वैसे तो ऑडिट कमेटी के लिए भी पॉइंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी पॉइंट है, मैंने 2 ही दिए हैं लेकिन आपको अभी तो। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएफआर में क्या क्या है। तो 143(3)(i इस पे ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या हर बार ये ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? नहीं, जब मैं 143(3)(i में रिपोर्टिंग करूंगा तो ही करूंगा। इसका मतलब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस रिपोर्ट की ऑडिटर की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? देख लो एक बार आराम से, बहुत आराम से देख लो, आराम से देखना। तो ये 2 चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई, डेफिनेशन और डिफरेंस। डिफरेंस भी आ सकता है कभी कभी, इसका ध्यान रखिएगा। एक बार और देखें आपने, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट देखा है, इसके अलावा स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट देखा है, इसके अलावा ऊपर हमने एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन, डेविएशंस क्यों आते हैं उसके 3 रीजन, चेंज इन पर्सन, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशन और ह्यूमन एरर, ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखी। लास्ट डे ऑलरेडी हम सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन और सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स के एग्जाम्पल देख चुके थे। लास्ट पार्ट जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और अगर अभी 4-5 क्वेश्चन को हम लें तो हमारे पास बचता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कितने कंपोनेंट है? मेरे पास 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा आरएपी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड वन आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ वन कंट्रोल एक्टिविटीज और फिफ्थ वन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के पूरे कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, तो वो सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी किससे? कंपनी के एनवायरनमेंट से। मैं माहौल कैसा देता हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा आपको गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शन को देख के। हमने यहाँ ए लिखा था, एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। देखो मेरी एंटिटी में कंट्रोल सिस्टम को लेकर कितनी सीरियसनेस है, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, ये मैं सेट करूंगा, मेरा स्टाफ उसी को फॉलो करेगा। आज मैंने आपको शुरू से बोला कि 2 क्वेश्चन लिखो स्टार्टिंग से, वेरी फर्स्ट डे डेमो लेक्चर से, तो आपने लिखा, तो मैंने कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट किया, ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए। तो देखो इसके लिए 3 बातें इंक्लूड होती है। एनवायरनमेंट का हिंदी मतलब आपको सभी को मालूम है, वातावरण या माहौल। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए पहले तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा मालिक? एनवायरनमेंट। वो कैसे होगा? इसमें गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं? एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टॉप लेवल बोल लो, टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट क्या है, वो इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं। फिर वहाँ के लोगों की खुद की इस चीज़ को फॉलो करने की कॉन्शियसनेस है भी, या सिस्टम को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ट्रैफिक सिस्टम है लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है फॉलो करने का, कॉन्शियसनेस ही नहीं है लोगों में। ये 3 वर्ड यूज़ करना। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, तो मैंने बोला सी कोमत, सी कोमत क्या क्या बोलेंगे? एक हम बोलेंगे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेंट्स होता है क्या कंपनी में इंटीग्रिटी का और एथिकल वैल्यूज का कोई कम्युनिकेशन है भी एम्प्लॉइज को? फिर क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड है टू कॉम्पिटेंस? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? और मैनेजमेंट की खुद की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? बोलो भाई, मैनेजमेंट की खुद की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? स्टाइल क्या है उनकी? क्या वो खुद भी रूल्स तोड़ने में बिलीव करते हैं? ना ना, वो एथिकल है। तो फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट सेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो एच आ गया, ए आ गया, ये आ गया एच, ये आ गया ए, एक आ गया आपका ओ,
एक आ गया आपका सी, एक आ गया मैनेजमेंट की स्टाइल, है ना। अब क्या बच गया, टी क्या है, टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमने सी कोमैथ लिखा, तो ये पहला सी हो गया और ये इसके बाद का शॉर्ट फॉर्म। कितना याद कर सको ठीक है, कोई बात नहीं, 4 याद कर लेना, इजी इजी पढ़ लो यार जितना कर सको मैक्सिमम। ये एनवायरनमेंट सेट होगा मैनेजमेंट के और गवर्नेंस फंक्शन से, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन से और कॉन्शियसनेस से। 3 वर्ड पे ये आंसर बना सकते हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट का बाद जो आता है कंपोनेंट हमारे पास, इंटरनल कंट्रोल का दूसरा कंपोनेंट, वो है रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस। उसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर हैव टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग वेदर एंटिटी हैज अ प्रोसेस फॉर राइज। राइज मतलब क्या, सुनना आराम से, याद करो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब हम ऐसे 315 पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज द रिस्क। ये क्या बोल रहा हूँ, रिकॉग्नाइज द रिस्क। राइज में आर क्या है, रिकॉग्नाइज द रिस्क। आई क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द असेसमेंट। उसमें भी यही था, पहले आइडेंटिफाई करो फिर असेस करो, असेसमेंट करो, याद करो, उसमें भी यही था। तीसरा वहाँ भी लाइकलीहुड था क्या, याद करो, वहाँ पे भी लाइकलीहुड था, सीक द लाइकलीहुड और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, तो एग्जीक्यूट द एक्शंस। याद करो वहाँ भी यही था, अंडरस्टैंडिंग में यही था, आइडेंटिफाई देन असेस। असेस में 2 लेवल थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अदर्शन लेवल। तीसरा था वहाँ पे लाइकलीहुड क्या है, यहाँ पे भी वही, असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस। यहाँ एक पॉइंट और क्या जोड़ दिया, एक्शन क्या लोगे, एक्शन टू एड्रेस दोस रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस समझो, कंट्रोल सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट है आपके पास इंटरनल कंट्रोल में, पहले एनवायरनमेंट सेट करो, उसके बाद प्रोसेस सेट करो। तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विल फॉर्म द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज्ड। जैसी रिस्क होगी इनहेरेंट उसी को आप मैनेज करोगे। अगर ये प्रोसेस अप्रोप्रिएट है तो इट विल हेल्प इन ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग द रोमम टू द ऑडिटर। इसके लिए हम 4 बातें समझते हैं, अंडरस्टैंड द एंटिटी, वेदर दिस प्रोसेस फॉर राइस, राइस क्या है, क्या ये प्रोसेस बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाती है एंटिटी के लिए, पहले तो ये समझो। चलो रिस्क को आइडेंटिफाई कर देती, क्या वो समझ पाती है कि ये सिग्निफिकेंट है, मतलब असेसमेंट हो पाता है क्या, क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है। फिर अगर सिग्निफिकेंट है तो लाइकलीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस और एक्शंस टेकन। 4 तो पॉइंट है। तो देखो आपकी एंटिटी में अगर आप कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो पहले आपको देना पड़ेगा माहौल, एनवायरमेंट, फिर सेट करनी पड़ेगी प्रोसेस कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई, उसका सिग्निफिकेंस का जजमेंट, लाइकलीहुड क्या है और हमारे एक्शंस क्या होंगे। ये हम सिस्टम सेट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, मैं तो चेक करूंगा कि ऐसा है या नहीं। सिस्टम तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कंट्रोल किसका है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है, मेरी थोड़ी ना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेट करना किसकी ड्यूटी है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है। तीसरा, सेट करना इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ऑडिटर पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है भी इनके यहाँ कि नहीं, जिसमें कुछ बातें हम समझते हैं, लाइक कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, ये हम भी समझते हैं, एंटिटी भी समझता है। दूसरा है ए फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग एविडेंसेस एंड स्पेसिफिक अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना ही लिख देना चलेगा। सी ए, ये लिखा सी ए, सी फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना भी लिख दोगे चलेगा। फिर प्रो मतलब प्रोसीजर्स फॉर इनिशिएटिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शन्स। कहाँ से कहाँ ले जाओगे, जनरल लेजर, एंट्री होगी, एंट्री पहुंचनी चाहिए लेजर तक, लेजर पहुंचना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, इसका प्रोसीजर क्या है। जे इज फॉर कंट्रोल्स, कि जब भी जर्नल एंट्री पास होती है उसको कौन अथोराइज और अप्रूव करता है, इसका कोई कंट्रोल सिस्टम है क्या। फिर हमने यहाँ पर बोला प्रोज, प्रोज में आ गया प्रो और जे आ गया जे का, जर्नल एंट्रीज के लिए, है ना। इसका आखिरी है कार, CAR, ये जो छोटा अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट, ये किसी वर्ड के साथ है, CA, ये कैप्चर है ना, कैप्चर का CA, और कैपिटल है मतलब वो एक अलग पॉइंट है, ऐसा मैंने हिंट दिया आपको। ये C से शुरू हुआ था लेकिन ये स्मॉल है मतलब ये किसी वर्ड से उठाया है मैंने। तो हाउ सिस्टम कैप्चर्स द इवेंट, यहाँ क्या था, हाउ सिस्टम इनिशिएट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे भी यही है, हाउ सिस्टम कैप्चर्स द इवेंट्स एंड कंडीशन विच आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और R is for financial reporting process which is used to prepare the overall financial system। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कैसे हैं, इसका R आ गया। ये था पूरा एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स कौन से सिग्निफिकेंट हैं, रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा जिससे ट्रांजेक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस हो पाए और कहाँ तक पहुँच पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। एंट्री के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है क्या, ऐसे याद रख लेना, एंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल है क्या, कैसे सिस्टम इवेंट को कैप्चर करता है, तो एंट्री से पहले सिस्टम को इवेंट कैप्चर करना है। और आखिरी में ये पूरी प्रोसेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, ये जो पूरी प्रोसेस है विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द एंटिटी, यही आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनेगी।
फोर्थ एलिमेंट है कंट्रोल एक्टिविटी। चलो सिस्टम बना भी दिया, अब एक्टिविटीज लगाओ भैया। आपने अभी तक क्या सीखा, एनवायरनमेंट है कि नहीं, ओके। रिस्क असेसमेंट का कोई प्रोसेस है कि नहीं, ओके। अब क्या, सिस्टम डेवलप कर दिया, अब क्या सर, सिस्टम डेवलप कर दिया तो वो अप्लाई हो गया होगा, तो अब मैं क्या देखूंगा, वेदर देयर इज सम कंट्रोल एक्टिविटीज। ये जो सिस्टम अप्लाई हुआ इसमें कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, जिस हिसाब से मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है वो फॉलो होगी कि नहीं होगी। तो अब कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट क्या है, इंटरनल कंट्रोल का ये चौथा एलिमेंट कंट्रोल एक्टिविटी, जो कि बोलता है कंट्रोल एक्टिविटी सेट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच विल हेल्प टू इंश्योर मी कि मैनेजमेंट डायरेक्शंस आर कैरिड आउट या मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। एग्जाम्पल्स लाइक अथोराइजेशन का सिस्टम, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, लाइक फिजिकल कंट्रोल, लाइक रिकंसिलेशन का सिस्टम, लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू का सिस्टम, लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेस प्रॉपर हो भी रही है या नहीं। कंट्रोल एक्टिविटीज जो हम ऑडिट में ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पूरे कंट्रोल सिस्टम में जब मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर करवा रहा हूं तो मैं देखता हूं उनका एनवायरनमेंट, उनका प्रोसेस, उनका सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर देखता हूं कंट्रोल एक्टिविटीज डिजाइन हुई भी है या नहीं। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने, सिप्रोल रेजू आइडेंस। सिप्रोल रेजू आइडेंस। तो सबसे पहला मैं देखता हूं कंट्रोल एक्टिविटीज जो किसको रिलेट कर दे, मेरी सिग्निफिकेंट रिस्क को रिलेट करे, तो मेरे लिए वो कंट्रोल एक्टिविटीज देखना बहुत जरूरी है। फिर मेरे लिए देखना जरूरी है ऐसे रिस्क जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपने आप में मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाएंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मुझे एविडेंस नहीं दे पाएंगे। फिर ऐसे मैटर्स जिसमें मुझे जजमेंट लेना पड़ जाएगा, वो कंट्रोल एक्टिविटीज में आना चाहिए। फिर एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट हम देखते हैं कि क्या ये रिस्क आइडेंटिफाइड है, क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क की तरफ जा रही है। तो हमने देखा कौन से कंट्रोल्स हैं जो सिग्निफिकेंट रिस्क को रिलेट करते हैं, और आखिरी में देखा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क की तरफ जा रही है क्या। तो कंट्रोल एक्टिविटी के 4 पार्ट है मेरे। पहला उल्टा चल लो, पहले ही आइडेंटिफाई करना, आर देयर एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। हम बोल रहे हैं हाँ, तो आर देयर एनी कंट्रोल एक्टिविटीज फॉर दो सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या मेरे प्रोसीजर सफिशिएंट होंगे, क्या मेरे प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं होंगे, वेदर दे विल बी एबल टू प्रोवाइड मी एविडेंस, और वेदर देयर इज एनी रेलिवेंट जजमेंट टू बी रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। ये 4 आपके कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट सेट करेगा, ताकि जो उसने सोचा, जिस तरह का उसने सिस्टम बनाया, उसी अकॉर्डिंग पॉलिसी या प्रोसीजर भी तो बनाएगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने तक जो भी सिस्टम हम चाहते हैं कि डिज़ाइन हो, उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करो। एक्टिविटी मींस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बना दिए साहब आपने, अब क्या करेंगे। आपने जैसे सिस्टम बना दिया कि ऑथोराइजेशंस, आपने तो सिस्टम बनाया कि ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होना चाहिए। आखिरी में क्या देखते हैं, जो सिस्टम बनाया क्या ये मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आता रहता है एग्जाम में, मॉनिटरिंग वाला क्वेश्चन। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। जो बनाई थी एक्टिविटी, जो पॉलिसी बनाई थी, जो प्रोसीजर बनाए थे, वो फॉलो भी हुए कि नहीं हुए। तो यू हैव टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑन अ टाइमली बेसिस एंड यू हैव टू टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। मैनेजमेंट इसको कैसे अकम्प्लिश करता है, थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, थ्रू सेपरेट इवैल्यूएशंस फॉर एनी कंट्रोल एक्टिविटी, और समटाइम कॉम्बिनेशन बोथ। ऑनगोइंग एक्टिविटी रोज ही एंटिटी में काम चल रहा है यार, तो आप कभी भी मॉनिटर कर लो। देखो परचेज का सिस्टम जैसा डिजाइन था एक्टिविटी में, जैसा पॉलिसी प्रोसीजर आपने बनाया था, मॉनिटर करो किसी दिन अचानक जाके वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। चाहो तो सेपरेट इवैल्यूएशंस कर लो, चाहो तो दोनों। इसमें और क्या ध्यान रखना, देखो मैनेजमेंट जब मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करता है तो कई बार हमको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, लाइक कस्टमर कंप्लेंट्स। जब कस्टमर कंप्लेंट करता है तो हमको समझ पड़ता है कि हमारा सिस्टम यहाँ पे फ्लॉ में चला गया है, यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई है। तो कई बार हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस को यूज करते हैं हमारे मॉनिटरिंग करने के लिए। मैं भी बोलता हूँ ना भाई, फीडबैक दे दो, मेरा प्रॉब्लम लग रही है क्या, कुछ समझ में नहीं आया, तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, ये हमने जो सिस्टम बनाया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। स्मॉल एंटिटीज में ये पूरा काम या तो ऑनर खुद ही कर लेता है, ये पूरा मॉनिटरिंग कौन करेगा सर, ऑनर खुद ही कर लेगा। इट इज अकम्प्लिश्ड आइदर बाय द मैनेजमेंट देमसेल्व्स या बाय द ऑनर मैनेजर। वो खुद ही क्लोजली इन्वॉल्व हो जाता है सारे के सारे ऑपरेशंस में कि नहीं होता, ये हम हमेशा ही पढ़ रहे हैं। स्मॉल एंटिटीज में ऑनर गल्ले पे बैठ जाता है, बोलते हैं ना सेठ जी गल्ले पे बैठे हुए दुकान पे, मालिक बैठा हुआ है, तो वो खुद ही इसको मॉनिटर कर ले कि कंट्रोल सिस्टम फॉलो हो रहा है, वो खुद ही एक्शन ले ले। वेरिएशंस आए हैं तो एक्शन लेना ही पड़ेंगे, सिस्टम में वेरिएशंस आए हैं तो एक्शन ले लो, एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। ये स्मॉल एंटिटी। तो 5 स्टेप, पहला मीनिंग, ये मीनिंग हो गया। क्या इन्वॉल्व होता है, असेसिंग टाइमली बेसिस और टेकिंग द एक्शन। कैसे होता है, तो देखो बहुत सिंपल है आंसर, ये हो गया मीनिंग, ये हो गया इसमें करना क्या है या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे करना है, ऑनगोइंग के समय, या कब करना भी बोल सकते, कब करना है, ऑनगोइंग में कर लो। कभी कभी बाहर से भी आएगी इंफॉर्मेशन, अदर सोर्सेज बोल लो इसको, अदर्स। और स्मॉल एंटिटीज में हमको क्या करना है, तो ऑनर मैनेजर खुद ही कर लेगा, क्लोजली उसको वॉच करे सिस्टम को, तो मॉनिटरिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो मॉनिटरिंग क्या है सर, जो एक्टिविटीज आपने बनाई थी
वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, इसको मॉनिटरिंग बोलेंगे। तो 5 कंपोनेंट में से यह आता है, आराम से लिख सकते हो, ये भी आराम से लिख सकते हो। कंट्रोल एक्टिविटीज बहुत ईजी आंसर है, क्योंकि इसके अलावा कभी कभी कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला पार्ट कभी कभी आता है, पर मॉनिटरिंग जरूर करके जाना, ऐसी मेरी इच्छा है आपके लिए। ये हो गया यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट: कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स। ध्यान रखना, ये कंपोनेंट ऑफ सिस्टम्स ऑलरेडी होने चाहिए। मैं एज एन ऑडिटर स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ, इससे मुझे क्या समझ पड़ता है कि इनका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक। जैसे मुझे दिख गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड कर रहा है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में, तो मैं समझ जाता हूँ मालिक ये एंटिटी बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल का कोई माहौल ही नहीं है। मैं समझ जाता हूँ आगे की स्टेप में भी मुझे डिफिशियंसीज मिलने वाली हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगी बॉस। एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि डेविएशन ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा है। कैसे मालूम पड़ा सर? इन 5 स्टेप्स को देखा मैंने, तो मैं इसके बाद जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ वीकनेसेस शुरू हो चुकी है। ये पूरा पार्ट यहाँ के इंटरनल कंट्रोल अलॉन्ग विथ 315 320 पूरा पार्ट, ये इंटरनल ऑडिट का सेक्शन और आपका ये इंटरनल ऑडिट का सेक्शन और आपका आईएफसी और आईसीएफआर वाला लास्ट पार्ट पूरे नोट्स का, वो सब यहाँ पे कवर होता है, सब कुछ कवर होता है। लास्ट पार्ट अब जो बच रहा है, बस वो बच रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो कि आईटी बेस्ड एनवायरनमेंट की बात करता है। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला जो इजी है वो तो मैं सिर्फ रीड करके सुना देता हूँ। सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और डिसीजन सबके सब हो रहे हैं थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। हमने इसमें डोपा लिखा था, डोपा। बोलो डोपा में क्या क्या आएगा? डिसीजंस, ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग और अकाउंटिंग। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इसमें कम मैनुअल इंटरवेंशन हो और ज़्यादा सिस्टम ड्रिवन हो, यही ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की खास बात होती है। क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है? तो अगर आपका ऑटोमेशन का लेवल हाई है तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, अगर आपका ऑटोमेशन कम है तो सिस्टम भी ईजी होगा। फीचर्स में क्या क्या लिखना चाहोगे सर? देखो फीचर्स में हमने बोला था ये कुछ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की खास खास बातें, लाइक फास्टर, ऐसा करा था हमने, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेस करता है, इंटीग्रेशन ऐसा करा था हमने, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर, प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और कनेक्टिविटी ऐसा करा था ना हमने, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ये 8 फीचर्स इसके, फास्टर, एक्यूरेसी, इंटीग्रेशन, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर्स, प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और ऐसा बोला था हमने कनेक्टिविटी करो। फीचर्स के बाद आपको क्या क्या समझना पड़ेगा एज एन ऑडिटर? आपको क्या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की समझ लेनी पड़ेगी? सर ये आरएपी का ही पार्ट है हमारा, लेकिन यहाँ चूंकि एंटिटी में पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चल रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंप्यूटर उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। क्या क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहला इंफॉर्मेशन का सिस्टम, उनका पर्पस, उनकी लोकेशन, उनका आर्किटेक्चर, उनके वर्जन, उनका इंटरफेस, इन हाउस है कि पैकेज्ड लिया है, आउटसोर्स्ड है क्या, और की पर्सन। फिर इसके एग्जाम्पल जोड़ देना। पर्पस क्या हो सकता है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, फाइनेंशियल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल लाइक फाइनेंशियल में आप हो सकता है सेल्स के लिए सिस्टम बनाओ, नॉन फाइनेंशियल में सिर्फ अटेंडेंस, सैलरी और अटेंडेंस, एक फाइनेंशियल हो गया, एक नॉन फाइनेंशियल हो गया। लोकेशन लोकल है कि ग्लोबल है, आर्किटेक्चर कैसा है, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, वेब बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, आउटसोर्स खुद के लिए किया है, मतलब आउटसोर्सिंग है मेंटेनेंस के लिए कि खुद ही कर लेते हो, फिर आपके की पर्सन सीओ सीसो और एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन है, ये सब अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। मतलब बेसिकली बेटा क्या कर रहे हो आप? आरएपी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कौन सा हो गया है? बस चूंकि ऑटोमेटेड हो गया है तो आपको सिस्टम की ये जानकारी सब लेना पड़ेगी। रिस्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये सारे रिस्क के पॉइंट पढ़ चुके हो आप बॉस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कौन सी टेस्टिंग मेथड्स यूज होती है। तो चलो मेथड्स आपने ऐसे 500 में पढ़ी थी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एनालिटिकल। अब उसमें से यहाँ कौन सी यूज होती है? तो यहाँ 4 बोलो कौन सी यूज होती है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 4 टाइप की मेथड यूज होती है। अब इसका आंसर कैसे बनाना है? इन 4 में से कौन सी मेथड सिलेक्ट करूं? तो कंसिडरेशंस व्हाइल सिलेक्टिंग द मेथड, ये 4 मेथड है ना भाई, कौन सी करूं? आंसर कैसे होगा? तो सुनो, विच मेथड टू यूज, कौन सी करना है, कब करना है और किस कॉम्बिनेशन में करना है, इट इज ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। और ये वेरी करेगा
उस कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए, है ना. इट विल डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर लाइक रिस्क असेसमेंट ऑफ दैट एंटिटी इन दैट एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा जो आपने पढ़े अभी हालिया वाले सारे. तो विच, व्हेन एंड व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट. तो ये एक मेरा पॉइंट यहीं खत्म हो गया. ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, विच, व्हेन एंड व्हाट टू यूज. बोलूँ अब कौन सी मेथड के बारे में समझाना शुरू किया उन्होंने, इंक्वायरी. तो वैसे देखा जाए पूछताछ करना सबसे इफिशिएंट मेथड है. देखो है ना, एनवायरनमेंट के बारे में इंक्वायरी करो, बट इसमें आपको पूछताछ में सारे एविडेंसेस ओरल हैं, इसलिए बोला गया लीस्ट ऑडिट एविडेंस देता है. तो क्या करें सर, इंक्वायरी को हमेशा दूसरे मेथड के साथ यूज करनी पड़ती है या अकेला सफिशिएंट नहीं है. यह बात तो ऐसे 500 में ही पढ़ ली थी आपने. चलो साहब फिर एक और मेथड कौन सी है, रीपरफॉर्मेंस करके देख ले. तो क्योंकि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, रीपरफॉर्म करके देख लो कि सिस्टम ऑटोमेटिक में सही काम कर रहा है कि नहीं. तो ये मोस्ट इफिशिएंट थी, ये मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है. देखो समझना, ये मोस्ट इफिशिएंट थी, इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी आपकी, फटाफट फटाफट इंक्वायरी करो, लेकिन ये सबसे कम एविडेंस देगी. रीपरफॉर्मेंस मोस्ट इफेक्टिव होगी, जो भी एविडेंस मिलेंगे बेटर मिलेंगे, इट विल गिव द बेस्ट ऑडिट एविडेंस, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ऑडिटर खुद एक एक प्रोसीजर को करके देखेगा और ये सबसे कम एफिशिएंट है. तो देखो इंक्वायरी में प्रॉब्लम है, इफिशिएंसी ज़्यादा है तो इफेक्टिवनेस कम है. रीपरफॉर्मेंस में अपना इफेक्टिवनेस ज़्यादा है तो इफिशियंसी कम है क्योंकि ये टाइम लगाएगा, टाइम बहुत लगाएगा. अब क्या करें सर, बीच का मेथड ले लेते हैं. कौन सा वाला, इंस्पेक्शन. ना ये लो ना ये लो. तो क्या बोला, अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विथ इंस्पेक्शन विल गिव द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. मैंने आपको एग्जाम क्लास में ऐसा समझाया था, इंक्वायरी लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा, इंस्पेक्शन लिखा और रीपरफॉर्मेंस लिखा. हमने बोला था एक एरो ऐसा बनाएंगे, एक एरो ऐसा बनाएंगे. बोलो हाँ या ना. एक में हम बोल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है, इफिशिएंट. तो ये लिस्ट एफिशिएंट है, लेकिन इसमें एविडेंस लिस्ट मिलते हैं, इसमें एविडेंस ज़्यादा मिलेंगे. तो ये इफेक्टिव ज़्यादा है, ये इफेक्टिव कम है, तो ये इफेक्टिव ज़्यादा है. फिर हमने बोला था यार ना तो इस पे जाओ ना इस पे काम करो, ये वाले लेवल पे आ जाओ. उससे क्या होगा, आपकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी और आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी और थोड़ा टाइम भी कम लगेगा. याद आ रहा है क्या. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में कि अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. इसके बाद क्या करना, यू हैव टू डॉक्यूमेंट नेचर ऑफ द टेस्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, जो भी आपने क्या किए हो, अप्लाई किए हो. तो इसका क्या करना है सर, ऐसे 230 जो बोलता है इन सबको डॉक्यूमेंट कर लेना along with your judgments. तो बस मेथड कौन सी यूज करना है ये समझा है इस आंसर ने. मेथड दे रखी है, आ सकती है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूरा आ सकता है. कैसे सिलेक्ट करोगे, तो पहला समझाया कि इंक्वायरी की क्या खास बात है और क्या नुकसान है. तो इंक्वायरी लिस्ट एविडेंस देती है लेकिन मोस्ट इफिशिएंट है. रीपरफॉर्मेंस करते हैं तो सर है तो बहुत इफेक्टिव, एविडेंस भी ज़्यादा आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कम इफिशियंसी हो जाएगी मेरी. तो फिर क्या करें सर, इंक्वायरी विथ इंस्पेक्शन करो, दोनों को बैलेंस कर लो. बोलो भाई आया क्या समझ में. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, आ सकता है. अच्छा फिर आईटी रिलेटेड रिस्क के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं. तो एक तो जनरल इम्पैक्ट और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे इम्पैक्ट है. जनरल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं सर, यू विल नॉट रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स जो सिस्टम जनरेट करके देगा. जनरल इम्पैक्ट क्या है, अगर मुझे लगता है देयर इज सम रिस्क इन आईटी सिस्टम, अगर ये कम नहीं होती है रिस्क, तो मुझे लगेगा यार डाटा या जो रिपोर्ट्स आ रही है वो रिलायबल नहीं है, जो डाटा ऑब्टेंड है वो रिलायबल नहीं है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, इन सब पे मेरे को डाउट लगेगा. तो देखो 5 बातें लिखिए, किस किस पे रिलाई नहीं होगा. रिपोर्ट्स तो आर लिख लो, डेटा, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स तो ए लिख लो, कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग, इन सब पे ही मेरे को भरोसा नहीं रहेगा. तो पहला प्रॉब्लम रिलायंस है. दूसरा, मेरे को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि मेरा भरोसा कम हो गया है ना. तो मैं क्या करूँगा, पाप परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. और कभी कभी ज़रूरत हुई तो मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705 भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है. आईटी रिस्क की 3 जनरल बातें. रिलायंस में प्रॉब्लम है तो मेरे प्रोसीजर्स, मेरा टाइम, मेरा वर्क बढ़ जाएगा, कभी कभी मैं फिर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन भी इशू कर सकता हूँ. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे क्या अंतर है, सब्सटेंटिव टेस्ट और कंट्रोल्स पे क्या अंतर आएगा आईटी रिस्क का. देखो ध्यान से देखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे मेरे को एक तो भरोसा नहीं रहेगा, कंट्रोल सिस्टम पे मेरे को भरोसा नहीं रहेगा. नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, नॉन रिलायंस ऑन सिस्टम कैलकुलेशन, नॉन रिलायंस ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर. मैं अभी तक मान रहा था कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है तो सब सही है, लेकिन अगर मुझे रिस्क लगेगी तो आई विल नॉट रिलाई अगेन ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑन सिस्टम्स कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर.
दूसरा आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल पे भी शक हो जाएगा फिर मेरे को, बोलो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ सिस्टम डाटा काई के लिए करना पड़ेगी फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, और मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी, शायद मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दूँ, शायद मेरे को TCWG से कम्युनिकेशन करना पड़ जाए क्योंकि सिस्टम में रिस्क है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या क्या दिक्कत आएगी, वही सेम, रिलाई नहीं कर पाऊंगा, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो आप देखो ये 2 पॉइंट नीचे भी थे, रिस्क बढ़ेगी तो मेहनत बढ़ेगी, सही आपकी, कंप्लीटनेस एक्यूरेसी पे डाउट आएगा। इसमें कंट्रोल्स था तो हमने बोला कंट्रोल्स पे हमारा भरोसा डुल जाएगा, डामाडोल हो गया। ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम कैलकुलेशन, अकाउंटिंग जो ऑटोमेटेड हो रही है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स पे मेरा भरोसा नहीं रहेगा, तो मेरा वर्क डेफिनेटली बढ़ेगा। रिपोर्टिंग पे क्या असर है, शायद मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दूं, मुझे TCWG से कम्युनिकेशन करना पड़ जाए। तो बहुत सिंपल आंसर है। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे, जिसमें एक है जनरल आईटी कंट्रोल, एक है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। इन तीनों की डेफिनेशन आप जरूर कर लेना। जनरल आईटी कंट्रोल मैंने बोला था आउटर बाउंड्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में रखती है। इवन मैंने बोला था आपके घर पे भी आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें भी आपने जनरल आईटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तो दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच विल रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड इट विल सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल की वजह से एप्लीकेशन कंट्रोल भी इफेक्टिवली काम करेगा। ये अप्लाई होते हैं मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम या एंड यूजर एनवायरनमेंट में। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्यों होना चाहिए, इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। ये 4 तरह के होते हैं, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। डाटा सेंटर जनरल आईटी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर ही है। दूसरा है प्रोग्राम चेंज कौन करेगा, क्या होगा उसका प्रोसेस। तीसरा एक्सेस किसको दोगे, तो एक्सेस सिक्योरिटी रखना है। और फोर्थ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ये 4 पॉइंट है किसके, जनरल आईटी। डेफिनेशन बोलो, दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स which relate to many applications and it will support the functioning या effective functioning of the application controls, जो कि नीचे दिए हुए। What is application control? It include both मैनुअल भी है और ऑटोमेटेड भी है, जो किसी भी एक बिजनेस प्रोसेस में हो सकते हैं, मैनुअल भी और ऑटोमेटेड, दैट टिपिकली ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल। हमने बोला था जनरल आईटी कंट्रोल्स जो हैं या आउटर बाउंड्री, जनरल कंट्रोल्स जो हैं या आउटर बाउंड्री। अब इसके अंदर या सिस्टम्स रखे हुए हैं तो इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाने हैं, जिसमें मैनुअल भी आएगा, ऑटोमेटेड भी आएगा। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर इंक्लूडेड या एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है और इससे हेल्प मिलती है मेरे को CAI में, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा में। तो देखना ऐसे समझाया था मैंने, ये आउटर बाउंड्री है, जनरल आईटी कंट्रोल्स रखना है। इसके अंदर जो ये सिस्टम्स हैं, अब इस पे आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स रखना है, सो दैट योर डाटा कैन बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा कैन बी मेंटेन। अब इसके एक दो एग्जांपल बोलो, लाइक एडिट चेक्स होते हैं, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा होता है, सीक्वेंस नंबर चेक, चेक के चेक 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 के पॉइंट बनाओ, तीन पॉइंट चेक के। पहला चेक लिमिट चेक, दूसरा चेक एडिट चेक, तीसरा चेक सीक्वेंस नंबर चेक। ये 3 तो बहुत ही ईजी है। चौथा चेक रीजनेबल चेक। लो ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही याद कर लो। चेक में क्या है सर, एप्लीकेशन में एडिट चेक का ऑप्शन रहता है, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा पूछते हैं आपसे कई बार, सीक्वेंस नंबर चेक का सिस्टम रहता है एप्लीकेशन कंट्रोल, लिमिट चेक रहता है, रीजनेबल चेक रहता है। मैंडेटरी डाटा फील्ड में आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में सर रेड कलर का वो साइन लगा रहता है कि ये मैंडेटरी डाटा फिल करना ही पड़ेगा। वो उन्होंने क्या करा है सर, मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स लगा दिए। ये उनके आईटी एप्लीकेशंस का पार्ट है। आप ICAI का रजिस्ट्रेशन कराते हो उसमें भी ये सब देखते हो, उसमें भी ये सब देखते हो। तो चेक के 3-4 पॉइंट बोल लो ताकि एग्जांपल बना पाओ एप्लीकेशन कंट्रोल के। चेक कौन सा, सबसे पहला बोलते जाओ, पहला लिमिट, पहला लिमिट, फिर एडिट, तीसरा सीक्वेंस, चौथा रीजनेबल और पांचवा मैंडेटरी डाटा। एग्जांपल लिखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया आउटर बाउंड्री। फिर सिस्टम के अंदर आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाने, जिसमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड दोनों लगा सकते हो। कहाँ से आएंगे मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड में, ऑटोमेटेड कहाँ से आएगा सर, वो आईटी एप्लीकेशंस के अंदर ही इनबिल्ट होगा, एम्बेडेड होगा, जिससे मेरी कंप्लीटनेस, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बढ़ती है। एग्जांपल में ये सब एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। तीसरा कंट्रोल आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो दीज आर बेसिकली तो मैनुअल कंट्रोल्स। अब है तो मैनुअल, लेकिन कभी कभी ये यूज़ करते हैं किसी डाटा या किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी रिपोर्ट को। तो हमने बोला था DIR, डाटा इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को, जो कहाँ से आई है, आईटी सिस्टम से आई है। अच्छा है मैनुअल कंट्रोल, लेकिन डिपेंडेंसी किस पे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या डाटा कहाँ से चाहिए, आईटी से चाहिए। ठीक। अब इन दिस केस इवन दो द कंट्रोल इज परफॉर्म मैन्युअली, द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड अपॉन अगेन रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा। अगर सोर्स डेटा गलत है तो खेल ही खत्म हो गए हमारे।
तो सभी 12 बज गई। अगर डाटा की रिलायबिलिटी या सोर्स डाटा की ही रिलायबिलिटी नहीं है तो काय का कंट्रोल, फिर आपका मैन्युअली आप कर लो, उससे क्या होगा, आपका डिज़ाइन इफेक्टिवनेस तो तभी हो पाएगा जब डाटा खुद कैसा हो, रिलायबल हो। क्यों? क्योंकि डाटा कहाँ से जनरेट होगा, आईटी सिस्टम से। आपने इनपुट दिया, आईटी सिस्टम ने रिपोर्ट जनरेट की, इसी रिपोर्ट से मैं मैनुअल कंट्रोल रख रहा हूँ। अगर आपका रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा में गड़बड़ हो गई तो आपका आईटी सिस्टम उस गलत डाटा को प्रोसेस कर देगा और मैं उसी डाटा पे मैनुअल कंट्रोल्स लगा के अपने कुछ सिस्टम्स को फॉलो करवाऊंगा जो कि गलत हो जाएंगे। तो चूंकि सोर्स बेसिक ही गलत है तो मेरा अपने आप ही मैनुअल कंट्रोल गलत हो जाएगा। और इसमें हमारी डिपेंडेंसी आईटी पे, तो इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल जो ऊपर पढ़ रहे थे, एन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल रिक्वायर व्हाट, बोथ रिक्वायर जनरल आईटी कंट्रोल। तो मैंने बोला था ना, जनरल तो आउटर बाउंड्री है, फिर ये सिस्टम से एप्लीकेशन कंट्रोल की बात हो रही है, और इस सिस्टम से जो डाटा इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट आएगी उस पर फिर आप कोई मैनुअल कंट्रोल लगाओगे। तो ये जो मैनुअल कंट्रोल है इट इज डिपेंडेंट ऑन आईटी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, आईटी डिपेंडेंट का। जैसे मेरे यहाँ स्टूडेंट्स मान लो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं, वो ऑटोमेटेड प्रोसीजर है। अब उस ऑनलाइन अटेंडेंस का जो डाटा है, जो रिपोर्ट आएगी, उसी से मैं देखूंगा कि आप अपसेंट थे। अब मैनुअल कंट्रोल क्या लगेगा कि मैं यहाँ से आपके घर पे फ़ोन कर दूंगा कि ये तो अपसेंट चल रहा है। अब मान लो अगर सोर्स डाटा गलत हो गया तो आपके घर पे फ़ोन भी गलत चला गया। तो ध्यान रखना, आईटी डिपेंडेंट हो कि ऑटोमेटेड, दोनों डिपेंडेंट किस पे है, जनरल आईटी पे। इसीलिए क्वेश्चन और आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड एप्लीकेशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। तो हम बोलेंगे दीज टू कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। रिलेशनशिप कैसी है, जनरल आईटी कंट्रोल तो क्यों चाहिए, ताकि वो सपोर्ट दे पाए आपके एप्लीकेशन कंट्रोल को। और दोनों क्यों चाहिए, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट प्रोसेस हो पाए थ्रू दीज सिस्टम्स। दोनों इसलिए चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट हो पाए थ्रू दीज आईटी सिस्टम्स। एक क्वेश्चन और आता है, ये तो था रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन है सर, 3 रीजंस दो व्हाई आईटी इज कंसिडर्ड रेलिवेंट इन ऑडिट। फाइनेंशियल सिस्टम के ऑडिट में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्यों हम आजकल आईटी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, रेलिवेंस दे रहे हैं। देखो 3 रीजन, सिंपल सिंपल से, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से 2-2 3-3 मार्क्स में आया हुआ है। सिंस ऑडिटर रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विच इज जनरेटेड बाय आईटी सिस्टम, तो देयर कुड बी अ रिस्क इन द आईटी सिस्टम दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। क्योंकि हम आजकल पूरा का पूरा अकाउंटिंग ही काय पे कर रहे हैं सर, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड चल रहा है, आईटी बेस्ड चल रहा है। अगर वो रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन गलत गई तो रिस्क अराइज होती है कि मेरे ऑडिट के ऊपर भी उसका इंपैक्ट आएगा। सो आईटी इज कंसिडर्ड टू बी रेलिवेंट। दूसरा रीजन, ऐसे 315 330 आल्सो रिक्वायर ऑडिटर टू व्हाट, अंडरस्टैंड, असेस एंड रिस्पॉन्ड, यूएआर, जो आईटी सिस्टम से राइज होती, दोनों ऐसे ये बोलते हैं। और बाय रिलाइंग ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड बाय यूजिंग सम डाटा एनालिटिक्स टूल, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज व्हाट, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट। तो 3 रीजन कि मैं ऑडिट में आईटी को कंसीडर करता हूं। पहला, रिस्क बढ़ती है क्योंकि रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन सारी आईटी से आएगी। दूसरा, 315 330 भी बोलते हैं कि मेरे को सिस्टम समझना चाहिए, असेस करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो सर ये हो गया आरएपी, अंडरस्टैंड एंड असेस, ये हो गया आरएपी, रिस्पॉन्ड एफएपी, ये करना ही है आपको। और इसी से क्या आएगा सर, डाटा एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को यूज करके मैं अपनी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता हूं। एक और सर, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एनालिटिक्स, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीटीटी, प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कि यूज किया जाएगा फॉर टैपिंग लार्ज या वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। लार्ज या वास्ट डेटा अवेलेबल है आपके पास ऑनलाइन, उसको टैप करो और थ्रू सम प्रोसेसेस, थ्रू सम टूल्स, थ्रू सम टेक्निक्स यू हैव टू ऑब्टेन सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम डाटा एनालिटिक्स को आज बोलते हैं। तो दिस टूल्स एंड टेक्निक्स विच ऑडिटर विल ऑल्सो यूज, हम भी अप्लाई करते हैं डाटा एनालिटिक्स। दीज आर नोन एज कैट, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ये हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे सारे पार्ट, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन पार्ट है, अब आपको याद करना है समझने के लिए फिर रेगुलर क्लासेस। तो मालिक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो पीटीटी का, ताकि लार्ज वास्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए। और ऑडिटर जो ये अप्लाई करता है डाटा एनालिटिक्स टूल्स और टेक्निक्स, उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट्स। कैट्स कहाँ कहाँ हम डाटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल। आप जर्नल एंट्री के एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो ताकि ये समझ पाए कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, 240 किसका है, फ्रॉड का है। फिर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन में भी ये काम आ सकता है। तो ये 2 पॉइंट तो फ्रॉड के हो गए। और का काम आएगा सर, ऑडिट सैंपल के सिलेक्शन में काम आ सकता है, रैंडम या सिस्टमेटिक में। बैलेंसेस के रिकम्प्यूटेशन में काम आ सकता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं हम डाटा एनालिटिक्स से।
फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या अरिथमेटिकल भी लिख सकते थे हम, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में काम आ सकता है, लाइक डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट, इंटरनेट नहीं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। तो बोलो बोलो, मेन मेन वर्ड बोलूँ सबसे पहले इजीनेस के लिए। सबसे पहला, डाटा एनालिटिक्स का यूज ऑडिटर करेगा फॉर चेकिंग द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। एफएपी के लिए करेगा डाटा की कंप्लीटनेस और पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस चाहिए। तो मेरा मेन वर्ड है कंप्लीटनेस, दूसरा मेन वर्ड है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, तीसरा मेन वर्ड है रिकम्प्यूटेशंस, फोर्थ मेन वर्ड है रीपरफॉर्मेंस, फिफ्थ मेन वर्ड है एनालिसिस, सिक्स्थ है इन्वेस्टिगेशन और सेवंथ है डिफिशिएंसीज पे इम्पैक्ट। ट्राई करो एक बार देख के कि डाटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन ऑडिटर कहाँ कहाँ कर सकता है। तो पहला, डाटा की कंप्लीटनेस में, पॉपुलेशन नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, डाटा की कंप्लीटनेस फॉर एफएपी, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल्स, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज एज पर एसे 240 और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, और आखिरी में इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डिफिशिएंसीज को इवैल्यूएट करने में भी ये यूज हो सकता है। ट्राई जरूर करना भैया, बहुत इजी आंसर से छोड़ना मत। और क्या बच गया साहब, लाइए जनरल आईटी कंट्रोल्स के जो हमारे पास 4 अलग अलग कंट्रोल्स के आंसर्स हैं, उसमें हम कैसे कुछ 2-2 3-3 पॉइंट को बना पाएंगे। अब एक तो आईसीआई क्या कर रहा हो समझो, आईसीआई सीधे ये नहीं पूछता कि डाटा सेंटर पे शॉर्ट नोट लिखो या नेटवर्क ऑपरेशन पे शॉर्ट नोट लिखो, वो बोलता है जनरल आईटी कंट्रोल में एक पार्ट है डाटा सेंटर, या तो ऐसा लिख दे तो हम आंसर बना देंगे। पर वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बनाता है। डाटा सेंटर क्या है सर, एक प्रोडक्शन सिस्टम है ना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, एक फैक्ट्री इमेजिन करो आप, फैक्ट्री, तो वो डाटा सेंटर हो गया। अब उस पर आपको डाटा सेंटर के लिए कुछ कंट्रोल्स रखने, लाइक सिंपल पॉइंट, सबसे पहला बैकअप्स रखना है ताकि डाटा मॉनिटर हो, स्टोरेज हो, रिटेन हो। रिकवरी फ्रॉम फेलियर कैसे करोगे, डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है आपका, डीआरपी। फिर हेल्प डेस्क फंक्शन है क्या, फिर आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कर रखे हैं क्या, ताकि मॉनिटरिंग और कंप्लायंस हो पाए, मेंटेनेंस हो पाए उसका डाटा का। तो ये 4 ही याद कर लो। और ओवरऑल मैनेजमेंट तो कॉमन वर्ड है कि कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज का आपको मैनेजमेंट करना है। तो डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, हाउ एन ऑडिटर इंश्योर्स दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स और इन्फॉर्मेशन आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा करके आएंगे। इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, पीछे वर्ड लगा देंगे। वो डायरेक्ट शॉर्ट नोट नहीं पूछते, ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं। तो एटलीस्ट आप 3 ही याद कर लो यार, ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरा आंसर खाली नहीं जाए। तो जनरल आईटी कंट्रोल का पहला पार्ट है डाटा सेंटर, दूसरा है प्रोग्राम चेंज, ये बहुत ईजी है। प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस जनरल आईटी कंट्रोल का जो सेकंड पार्ट है प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, ऐसा बोल लो। टारगेट क्या है, ये इंश्योर करना कि मॉडिफाइड सिस्टम अगर होते हैं इट विल कंटिन्यू टू मीट ऑल यूर ऑब्जेक्टिव्स। तो सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, इसका कंट्रोल्स बनाओ आप, तो जो आपको अभी भी लगातार यूज होता रहे। तो सबसे पहला, चेंज मैनेजमेंट की एक प्रोसेस होनी चाहिए आपके यहाँ। प्रोग्राम चेंज कैसे होगा, उसकी एक पूरी प्रोसेस, उसकी फिर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, किसी ने तो बोला होगा चेंज करो, फिर चेंज करो तो मेकिंग द चेंज, देन टेस्टिंग दोस चेंजेस। आप जब भी प्रोग्राम में चेंज करते हो ये देखते हो कि ये वैसा ही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अप्लाई दिस चेंजेस, और फिर इसकी यूज़र की ट्रेनिंग दे दो। अगर प्रोग्राम बदलोगे तो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहला मैं चेंज की शुरुआत के लिए मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कौन रिक्वेस्ट करेगा, कौन चेंज करेगा, कौन टेस्ट करेगा, कौन उन चेंजेस को अप्लाई करेगा। तो बेसिकली चेंजेस की जगह मुझे यहाँ अप्लाई पे सर्कल करना चाहिए, कौन अप्लाई करेगा और कौन इसकी ट्रेनिंग देगा। देखो इजीली लिख दोगे क्या, प्रोग्राम चेंज जनरल आईटी कंट्रोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, आपके खुद के लैपटॉप पे भी होना चाहिए। अब आप प्रोसेस नहीं बनाते हो, आप प्रोग्राम चेंज अपने मन से ही कर देते हो, लेकिन फिर भी एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। थर्ड वन, ये और इजी, एक्सेस सिक्योरिटी, जनरल आईटी कंट्रोल का तीसरा पार्ट क्या इंश्योर करेगा, क्वेश्चन इससे बनेगा ऑब्जेक्टिव से। What are the controls, general IT controls that ensures the access to programs and data are authenticated, are authorized to meet your objectives। बार बार एक ही वर्ड है, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये बार बार वर्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। बोलो भैया। तो अब एक्सेस सिक्योरिटी तो और सिंपल है, आप क्या चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो ना, चाहे जो व्यक्ति आपके यहाँ एक्सेस ना कर पाए उसके लिए सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना लो। ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो गया। दूसरी सिक्योरिटी काय की चाहिए मेरे को बॉस, आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे सिक्योरिटी चाहिए, एप्लीकेशंस पे सिक्योरिटी चाहिए। तीसरा डाटा की सिक्योरिटी चाहिए, तो ओएस पे सिक्योरिटी चाहिए। पांचवा नेटवर्क पे चाहिए, और छठा कोई कंप्यूटर लेके ही ना भाग जाए, फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए।
तो सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनाओ, फिर पहला एप्लीकेशन, दूसरा डाटा, तीसरा ओएस, चौथा नेटवर्क, पांचवा फिजिकल। बोलो आया क्या समझ में? तो ये 5 एक्सेस सिक्योरिटी का पार्ट हो गए। फोर्थ जनरल आईटी का फोर्थ, हम एप्लीकेशन सिस्टम का कैसा एक्विजिशन करेंगे, कैसे डेवलपमेंट और कैसा मेंटेन, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी सिस्टम डेवलप हो, सिस्टम कॉन्फ़िगर हो या सिस्टम इंप्लीमेंट हो, तो वह आपके एफआरओ को मीट करता रहे, ये इंश्योर करना है। तो बहुत सिंपल है भी। घर को इमेजिन करो, घर बनता है ना, घर, होम, उसके लिए पहले क्या करते हैं सर, हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो ये याद रख लेना कि प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, फिर उस घर का एनालिसिस और डिज़ाइनिंग करवाया जाता है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन होता है, फिर उसके बीच बीच में हम टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल देख लेते हैं कि घर में टाइल्स वगैरह सब ठीक लग रही है कि नहीं, फिर डाटा कन्वर्जन, और फिर फाइनली बोलते हैं गो लाइव। फाइनली बोलते हैं कि इस एप्लीकेशन सिस्टम को अब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब गृह प्रवेश। मैंने घर के एग्जाम्पल से क्लास में आपको समझा था, जिन लोगों ने मुझसे ना पढ़ा हो वो ऐसे याद रखेंगे कि हमारा टारगेट है जब भी हम कोई एप्लीकेशन सिस्टम एक्वायर करें या डेवलप करें या मेंटेन करें, वो डेवलप करो मेंटेन करो कोई दिक्कत नहीं, हमारे एफआरओ को बार बार मीट करता रहे। उसके लिए डेवलपमेंट की भी कुछ प्रोसेस होगी, प्रोजेक्ट शुरू कैसे हो रहा है, फिर उसका एनालिसिस, उसका डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट का या एप्लीकेशन, ऐसा बोल लो ये आपका एप्लीकेशन है, ऐसा बोल लो एप्लीकेशन है, ऐप जिसको हम ऐप बोलते हैं ना, उसका पहले डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर ऐप को एक्वायर करना है या डेवलप करना है तो उसका इनिशिएशन कौन करेगा, वही रिक्वेस्ट वाली बात हो गई। फिर इस ऐप का एनालिसिस और डिज़ाइन, इस ऐप को कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, फिर इसकी टेस्टिंग कौन करेगा, इसमें क्वालिटी है कि नहीं है कौन देखेगा, क्या ये ऐप आपको इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन या डाटा कन्वर्जन करके दे रहा है, और फाइनली इस ऐप को पब्लिक के लिए लाइव कर दो या अपनी एंटिटी के लिए लाइव कर दो, तो जिसको हम बोलते हैं गो लाइव। क्या घर के एग्जाम्पल से या ऐप के एग्जाम्पल से समझ लो आप। ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ के दोस्तों खत्म हो जाता है। तो ये था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का पूरा पार्ट। मैंने ट्राई किया कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा हम पढ़ सकें, और इतना ही, इसी में से कुछ न कुछ आपको आ जाना चाहिए। ओल्ड सिलेबस वालों को ये एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, न्यू सिलेबस में, न्यू स्कीम में ये चैप्टर 3 के साथ मर्ज हुआ है। चैप्टर 3 का वेटेज 10-12 नंबर के आसपास मान लें, अगर 15 मान लें, 10 से 12 मान लेते हैं अपन, तो यूँ चैप्टर बड़ा है। इसीलिए ये सिलेक्टेड पार्ट सबसे पहले आप कर लें, तो आपका जो एक टेंशन है कि चैप्टर 3 बहुत बड़ा है वो खत्म हो जाएगा। और हो भी गया होगा, कारण बताता हूँ। मेरा पहला लेक्चर 2 का था, दूसरा लेक्चर 1 घंटा 10 मिनट का था, और ये तीसरा लेक्चर भी लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का ही। तो ओवरऑल आप सिर्फ 4 से 4.5 घंटे में पूरा रिवीजन कर रहे हो यार। 3 हिस्सों में ये चैप्टर 3 डिवाइड किया मैंने अपने रिवीजन में, है ना। ऐसे 320 हमने पूरा सेपरेट कर लिया, 315 पूरा सेपरेट कर लिया। इतना भी अगर हम याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे ये चैप्टर अटेंड नहीं हो पाएगा। मिलते हैं मालिक, एक और पार्ट मैंने खत्म किया। आई होप ये पूरी रिवीजन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो। हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, सिर्फ चैप्टर 9 रोक रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने एज डिसाइडेड, हमने वादा किया था 80% से ऊपर कवर कर लेंगे, हम 90% तक आ चुके हैं लगभग, है ना। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा बैंक ऑडिट का आपके पास ऑडियो पॉडकास्ट अवेलेबल है, इसीलिए उसका रिवीजन वीडियो नहीं दे रहा मैं। बैंक ऑडिट का ऑडियो पॉडकास्ट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। और इस समरी चार्ट में अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत छोटे से पार्ट में कवर हुआ है। तो ऑलरेडी 85-90 के करीब हम पहुंच गए, और बैंक ऑडिट तो आपने टेस्ट भी दिया था क्लास में और आपको याद भी है। देखिए आप, ये रहा ऑडिट ऑफ बैंक्स, मुश्किल से ये 4 पन्नों में कवर हो जाएगा, 4 पेजेस एंड। ठीक, चलिए। तो एक बार चैप्टर 3 को कवर करें, क्योंकि चैप्टर 10 आपको इजी भी लगता है, आप आराम से इसको कर भी लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो एमसीक्यू में डाल रहा हूँ उनको सॉल्व करते रहें। इसके अलावा ऑडियो पॉडकास्ट है, समरी चार्ट है, रिवीजन वीडियोज़ ये मैंने आपको दे दिए हैं। 3 दिन का गैप है, आप बहुत आराम से पूरा ऑडिट रिवाइज कर सकते हो। और फिर बोल रहा हूँ ऑडिट इजी है, सिर्फ मेंटल एटीट्यूड का खेल है। कुछ पार्ट छोड़ना हो ठीक है, आप छोड़ सकते हो, जैसे चैप्टर 9 में कुछ करके जाओ, कुछ छोड़ दो। एटलीस्ट 85 अच्छा हो जाएगा अगर हमारा, तो भी हमको बहुत आराम से 50-60 तक आ सकते हैं। ठीक है मालिक, तो मिलते हैं फिर, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।